अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची में निज़ाम अदल की अगर बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से कराची में जराइम की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से जो केसेस तात्तुल का शिकार हैं उनकी फ़ाइलों का पहाड़ भी बढ़ता ही जा रहा है। अगर निज़ाम अदल की बात की जाए तो ये आए दिन किसी न किसी मसले का शिकार रहता है। बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें पाई जाती हैं। अगर बात की जाए किसी भी जुर्म की तो पहले आप पुलिस स्टेशन जब जाते हैं वहाँ पर आईओ के साथ आपके बहुत सारे मसाइल होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वकील की, वकील के बाद आपको तारीख़ लेने में या तारीख़ पे तारीख़ आपको दे दी जाती है और आप लोगों को केस समझ में ही नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अरसे दराज से अपने प्यारों से दूर भी हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अब तक जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो भी जुर्म उन पर जो है वो लगा था या वो साबित अभी तक नहीं हुआ है तो उसके एंड रिज़ल्ट का वेट करें, जिसकी वजह से वो बहुत ही एक लंबा अरसा जो है वो जेलों में जो है वो गुजार रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं पर बात करेंगे। अगर स्पेशली बात की जाए सिटी कोर्ट की तो सिटी कोर्ट में तकरीबन 30,000 से ज़ायद साइलीन और कैदी रोज़ाना यहाँ पर जो है वो आते हैं और उसके बाद जो है वो रोज़ जो है इस तरीके के केसेस को जो है या इस तरह की बातों का सामना कर रहे होते हैं। कभी जो है उनकी केस पर आईओ नहीं आता, कभी वकील नहीं आता, कभी गवाह नहीं आते, कभी जज मौजूद नहीं होते। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से जो केस है वो तात्तुल का शिकार होता है। वो और इतना तवील केस हो जाता है कि लोगों की जवानियाँ, लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं सब पर बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के निज़ाम अदल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे आप? वैसे तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन अदालत के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कमज़ोर है हमारी अदलिया। कहाँ पर आपको लगता है कि बेहतरी आनी चाहिए? कहाँ कहाँ पर हम लोग लैकिंग करते हैं? बस अदलिया को सख्त होना चाहिए। जो मुल्ज़िमान हैं, जो लोग हैं, जो डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को चाहिए कि पुलिस से सख्त कार्रवाई की जाए और इन मामलात को ख़त्म किया जाए और अदलिया पॉजिटिवली एक्शन करे, सज़ाएँ दे। जो केसेस हम देख रहे हैं बहुत लंबे पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी अरसे से पेंडिंग पर केसेस हैं। 5-5 साल 10-10 साल इसको अदलिया को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करे, एक तरफ करे। वो चले जा रही है, डेट पे डेट हो ही चले जा रही है। ये तो है पहले से चला हुआ आ रहा है, कोई आज का निज़ाम तो है नहीं। इसको बेहतरी लाने की बहुत ज़रूरत है, आनी चाहिए बेहतरी। अच्छा, लोगों में एक आम तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसको बेहतर होने की गुंजाइश है। आपको क्या लगता है एज अ वकील के कहाँ कहाँ पर जो है वो लैकिंग हो रही है? देखिए, जुडिशल सिस्टम जो हमारा है वो शुरू से इंग्लैंड के जो है ना तर्ज़ निज़ाम पे चल रहा है और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी अच्छी सी लेजिस्लेशन या हुकूमती पॉलिसी या सेनेट की पॉलिसी ऐसे कोई हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो है ना अभी जो निज़ाम चल रहा है उसको बेहतर करने के लिए और पार्लियामेंट को अच्छा किरदार अपना निभाना चाहिए, जिसमें हमारी लेजिस्लेशन अच्छी तरीके से हो सकती है। अभी जो निज़ाम चल रहा है वो ऐसे समझे कि ब्रिटिश का निज़ाम है, उसको फॉलो अप करके चलाया जा रहा है। मतलब 1947 से पहले का वो एक बना हुआ है कानून, उसी को हम लोग फॉलो उसी को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। कि मतलब ये कि आपको लगता है कि इसके अंदर और अमेंडमेंट्स होनी चाहिए ताकि निज़ाम को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल हो सकता है। निज़ाम इंसाफ का हुसूल इतना मुश्किल बना दिया गया है आम आवाम के लिए कि लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं। बिल्कुल आपकी किसकी बात सही गलती है ये? है, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो हमारी पार्लियामेंट है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारा आइन और कानून भी यही कहता है कि सस्ता और जल्दी और जो है ना फास्ट रेमेडी केस का इंसाफ ना जस्टिस सस्ता दिलाया है, जाए। ना जल्दी है, ना फास्ट है। मैं वही पता कह नहीं रहा कौन सा हूँ, निज़ाम मैं है वही ये। कह रहा हूँ कि होना ऐसे चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। पहले तो बताइए केस कौन सा है और कितना अर्सा हो गया? इट्स गोना बी 6 months और केस जो है वो बेसिकली बिलोंग्स टू बिजनेस कम्युनिटी और हमारा कारोबारी लेन देन था, यानी कि जो जैसे होता है सारे का सारा बिजनेस इस पाकिस्तान में क्या पूरी वर्ल्ड में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे होता है। एक तरफ जो है वो हमारी गवर्नमेंट और हमारा कानून ये कहता है कि आप 5,000 या 10,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आप थ्रू चेक करेंगे या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के करेंगे, आप कैश नहीं देंगे। सही है। जब हम अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो उसके बाद उसका मिसयूज़ करके हमारे जैसे ओरिजिनल और जेन्युइन बिजनेसमैन को एक फेक केसेस में इम्प्लीकेट कर दे अल्टीरियर मोटिव्स के लिए। कोई भी दूसरा बंदा, सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही, हमारे सिस्टम में ये बात चल रही है। मतलब ये कि एक चेक देना
चेक देना एक टूल है, बिजनेस का टूल है, उसके बगैर बिजनेस होता ही नहीं है। तो अगर आप उसका चेक दे दें और दूसरा बंदा अपनी कोई एनिमिटी निकालने के लिए, अपनी कोई दुश्मनी की मुखालफत को रिवेलिटी निकालने के लिए उसका मिसयूज़ करे, तो हमारी कोर्ट्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको जस्टिफाई कर सके कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये ऑफेंस जिसने रजिस्टर कराया, क्या वो बंदा ऑफेंडर है या जिसको अरेस्ट कर दिया वो ऑफेंडर है? ऑफेंडर होता वो है जिसने बेसिकली एफआईआर लॉन्च कराई होती है, क्योंकि वो फेक होती है। ठीक, लेकिन ना हमारी जुडिशरी इस पर कोई देखती है, ना हमारा पुलिस का कुछ सिस्टम ऐसे देखता है, और फटाफट जो है यानी कि विद इन नो टाइम वो एक एफआईआर लॉन्च कर देते हैं। इनको ये एहसास नहीं है कि एफआईआर लॉन्च करने के बाद एक पाकिस्तानी सिटीजन पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। ये एक फाइनेंशियल मर्डर है, ये एक फैमिलीज का मर्डर है, बच्चों का मर्डर है, उनकी एजुकेशन का मर्डर है। ठीक है, और सिस्टम देखता नहीं है। 5 महीने हो गए कि आई हैव बीन कन्फाइंड इन द सेंट्रल जेल कोलकाता। लाहौर से मुझे अरेस्ट किया गया, तो ये क्यों करा दिया? इसको काट देना है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये कि अभी तक केस नहीं चला मेरा। अच्छा, हाँ, इसी पर मैं बात करने आने वाली थी आपसे कि 5 महीने हो गए आपको अरेस्ट किए हुए। केस कहाँ तक पहुँचा है आपका? केस यहाँ तक पहुँचा है कि केस जज साहब के चैम्बर तक पहुँचा है, जज साहब के चैम्बर से यहाँ तक पहुँचा है, फिर यहाँ से जेल तक पहुँचा है, और जेल से फिर जज साहब के चैम्बर तक पहुँचा है, और कुछ भी नहीं है। मतलब ये वो हमारे साथ एक और चीज़, पूरी दुनिया के अंदर ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जब तक आपका कोई ऑफेंस जो है वो प्रूफ नहीं हो जाता, वन इज़ वेरी मच इनोसेंट। 58 का हूँ मैं। इस बुढ़ापे में मेरे ख्याल से इन्होंने दिखा दी है। ना मेरे पास पिस्टल थी, ना मेरे पास ऐसा कुछ है। मैं सुबह जाता हूँ बच्चों के लिए, शाम में आता हूँ, रोज़ी रोटी करता हूँ, उनके एजुकेशन देख रहा हूँ। उठा के डाल दिया खारबाजी में या टसलबाजी में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है क्यों। अब मैं खुद बड़ा परेशान हूँ। कभी सेंट्रल जेल देखा नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है सेंट्रल जेल, और बहुत कंफ्यूज हूँ मैं जेल के अंदर, समझे मैं। बस अल्लाह से दुआ, नमाज़ पढ़ के दुआएं कर रहे हैं कि कब रिलीज़ होगा, मैं कब रिलीज़ होगा, मुझे खुद आइडिया नहीं है। आपको वकील मिले हैं जब आपको, मतलब ऐसे आप करते क्या थे? मैम ऑनलाइन में मेरी वाइफ घर में काम कर रही थी, डेकोरेशन पीस वगैरह जो होता है उसके लाइव सेक्शन करते थे हम लोग घर पे। ठीक है ना, क्यों, बस यही इसी से दाल रोटी वगैरह, डिलीवरी वगैरह करना, सब चीज़ें इसी को देख रहा था, इसी को मैनेज कर रहा था। से फिर पिस्टल बरामद हो गया? नहीं, बरामद नहीं हुआ मैम, फिर डाला गया मेरे पे। मेरे मतलब पास वही कह रही हूँ कि एक दिन आपके पास से पिस्टल मिला जो कि डाला गया था। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मेरे पास पिस्टल का काम ही नहीं है मैम। अच्छा, पिस्टल क्यों? मेरे पास पिस्टल नहीं होती, ना मैंने कभी रखी, ना कभी चलाई आज तक। आप जिस किस्म की भी कसम लेना चाहती हूँ, मैं आपको कसम देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पिस्टल का काम ही नहीं है मैम। तो मुझे बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 24 को मेरा 1 महीना हो जाएगा मुझे सेंट्रल जेल में। अच्छा, आपको 1 महीना हो जाएगा। तो बताएं, कोई केस में कोई पेशरफ्त हुई है? आप आए हैं? नहीं, अभी तक तो मुझे 3 डेटें मिल चुकी है। पहले अभी जो अभी आया हूँ इधर, मुझे फर्स्ट तारीख दी है इन्होंने। 3 डेटें मुझे मिल चुकी हैं अभी तक। मुझे जज से कोई मुलाकात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बस मुझे खुद नहीं पता मेरा कोड कौन सा है। यहाँ से सिपाही जाता है, वापसी ला के वारंट दे देता है हाथ में। मुझे नहीं पता था अभी मेरा कौन सी तारीख है। तो मैंने बोला भाई मैं जज के सामने तो मुझे पेश करो। बोलता है आपका आ गया। मैंने क्या आ गया? बोलता आपका डेट आ गई है। मैंने किधर है? हाँ देखे ना, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप अभी तक जज के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन 3 तारीखें आपकी मुझे मिल चुकी हैं। 3 तारीखें आपको मिल चुकी हैं। तो मुझे बताएं, बच्चे, फैमिली किधर है? कितना मतलब मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन में? जैसे आप कह रहे हैं कि 48 साल आपकी उम्र हो गई और कभी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ों को अपने मतलब सेटल डाउन करना अपने दिमाग में? मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मैम। मेरी फैमिली डिस्टर्ब है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब है। आज ये खाना वगैरह मेरे पत्नी बच्चों ने छुट्टी करी ऑफ करके मेरे से मिलने के लिए आए इधर। कैसे आए, कैसे इन्होंने घर से लेके यहाँ तक रिक्शे का किराया या जो भी जिस बस में आए कैसे मैनेज किया, क्योंकि जो कमाने वाला तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे मुझे नो आइडिया। क्यों, मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे, एक छोटा भाई है, वो वालिदा है, कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे मुझे नहीं पता। किससे उधार ले रहे होंगे, कैसे घर चल रहा होगा, कैसे इलेक्ट्रिक बिल, गैस का बिल, नो आइडिया। आई स्वेयर नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं है। आज मुलाकात हुई है आपकी, तो आपने वो भी मेरे बेटी ने जिद करी थी कि पापा से मिलने जाना है। आ गई इधर मेरे से मिलने के लिए। मैंने जबकि मना किया था मेरे से मिलने नहीं आ रहा इधर। बस वो बेटी है ना, आते सारी चिपट गई मेरे साथ, प्यार करने लग गई है। रहा नहीं गए मुझसे भी, क्योंकि कभी मेरे से अलग नहीं हुए मेरे बच्चे। तो आप ये जो आप बात कर रहे हैं, वाकई अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, बड़ा मुश्किल होता है अपनी फैमिली के बगैर रहना, और जब बच्चे छोटे हों,
स्पेशली बेटियों की जो अटैचमेंट होती है अपने वालिद से, यस मैम। क्या समझते हैं निज़ाम में कहाँ बेहतरी आने की गुंजाइश है जहाँ पर बेगुनाह और गुनहगार को अलग अलग किया जा सके? मैम ये तो चलता रहेगा, ये ठीक तो होएगा नहीं। डॉलर तो अब लाजमी बात है कि 150 पे तो नहीं आएगा, बढ़ते जाएगा। गोल्ड है नीचे तो नहीं आएगा, बढ़ते ही जाएगा। ये अब बस अल्लाह ही कर सकता है, बंदे की बस की बात तो नहीं है मुझे लगता है। ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे निज़ाम है, कोई सही नहीं हो सकता। पहली बात तो ये निज़ाम से कोई नथिंग, उम्मीद नहीं नहीं है। मुझे कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं है। मुझे जॉब नहीं मिली अभी 48 साल 48 का हो गया, कोई गवर्नमेंट जॉब या यही घर में दिहाड़ियाँ समझ ले कर रहा हूँ कि खुद रोज़ कुआं खुद तो रोज़ पानी वाला हिसाब किताब है हमारा, ठीक है ना। यही देख लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है इस मुल्क का। अल्लाह ही हाफिज़ है। दोबारा आ गए नवाज शरीफ, अब वो क्या करते हैं वल्लाह आलम, देखते हैं। क्या था आपने? जाली पुलिस मुकाबला? मैंने पुलिस मुकाबला नहीं किया था। हुआ क्या था बताएं? मैं अपने घर पे सोया हुआ था और पुलिस आई और मुझे उठा के ले गई, समझे ना, और बेगुनाह पुलिस मुकाबला डाल दिया, समझे ना। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि आपने कुछ किया नहीं है, आप पे जाली केस बेटा बनाया? ये हमारा मुल्क है ना, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है, या पैसा चलता है, सिफारिश चलते हैं, और बड़े लोगों का जो भले कितना भी बड़ा जुर्म हो उनको जमानत भी मिल जाती है, उनको जेल में अच्छा सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन गरीब आदमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई नहीं पूछता है कि किस हाल में है, कैसा है, जी रहा है, मर रहा है, नहीं, जमानतें नहीं मिलती है। बेटा हमारा केस को तो आप छोड़ो, मैं आपको बताऊं जेल में ऐसे ऐसे कैदी हैं जिनके मामूली से केस हैं, यानी चोरी के 1 साल 2 साल हो गए पड़े हैं, कभी तारीख पे आते हैं कभी नहीं आते हैं बेचारे। अब क्या उनका केस भी नहीं चलता है, अदालतें छोटी हैं। मुझे बताएं कि आपने जैसे कहा है कि आपको आप पर जाली केस बनाया गया है, तो आपने कोई वकील किया है? बेटा वकील मैंने हाई कोर्ट में, मुझे सज़ा लगी है, मैंने हाई कोर्ट में अपील किया। अच्छा, आपने चैलेंज किया है फैसला? हाँ, तो ये है कि अब कब तक ये केस ख़त्म होता है वल्लाह आलम, ये तो अल्लाह जाने। कितना अरसा हो गया अभी तक? मुझे 14 महीने हो रहे थे। 14 महीने हुए हैं अभी, ठीक है। तो मुझे बताएं कि जब इस तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब किसी भी किस्म के जुर्म में, जो आपकी फैमिलीज़ होती हैं, घर वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, किस मुश्किल के कर्ब से वो गुजर रहे होते हैं? बेटा देखो, अल्लाह पाक सब पे अपना करम करे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वो बेचारे किस कर्ब से जो ना चलते हैं, किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। बेटा देखो, घर में अगर मर्द नहीं हो ना तो औरत परेशान होती है, भाई नहीं हो तो बहन परेशान होती है, बेटा नहीं हो तो माँ परेशान होती है, और अगर बाप नहीं हो तो बच्चे परेशान होते हैं। और कईयों घर ऐसे हैं कि जिसका वाहिद कफील सिर्फ एक कमाने वाला ही होता है, और वो बेगुनाह भी आते हैं, गुनाहगार भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि घर वाले तो लाजमी परेशान होंगे। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं पते की बेटा, देखो बाहर मुल्कों में तो ऐसा है ना कि बंदा कोई जुर्म करता है तो उसको जेल में नहीं डाला जाता, उसको जमानत पे बाहर छोड़ा जाता है, वो तारीख पे आता है जब तक उसको सज़ा नहीं लगे। हमारे मुल्क में ऐसा कानून क्यों नहीं है? अगर उसने जुर्म किया है, किसी भी जुर्म में है, तो उसका केस चलाओ, उससे पे साबित तो हो। अब ये क्या आपने देखा होगा, मीडिया वालों को आपको पता है 25 साल हो गया, केस बरी हो गया, तो उसका 25 साल का ज़िंदगी क्या हुआ है, नहीं चला गया, मजाक बनाया हुआ ज़िंदगी को। एक दिन एक रात अगर मैं अपने घर पे नहीं जाऊं तो मेरे बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है, मेरी बीवी की हालत ख़राब हो जाती है, माँ की हालत ख़राब हो जाती है, बहन परेशान हो जाती है, हमारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, हमारा बच्चा ये आने वाला है, ये कभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया? ऐसे बिल्कुल ऐसे। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बेटा, तो जहाँ पे सालों के साल हो तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी मेरे बच्चे। हमारे मुल्क का निज़ाम सही नहीं है, ये जुर्म इसलिए बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? इसलिए कि हमारे मुल्क में कानून जो है ना वो लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हर कोई जेल में आके वो यही सोचता है पहले चोर आया था अब डाकू बन के निकला। साथ बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने आके ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, किसके साथ हो, ये हो, बस उन्होंने डायरेक्ट हमें जो है ना तो वकील वगैरह किया है, केस तारीख पर वगैरह भी किया है, सब किया है। वो मेरे वालिद है, बेचारे परेशान है, कैंसर के मरीज़ है, इस धूप में कुंवारी हो रही है, क्या करें। कितने अरसे से अंदर हो? मेरे को अभी महीना होने वाला है। महीना होने छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारों का कुछ पता नहीं है। वालिद साहब है, अल्लाह उनको हिम्मत दे जो यहाँ तक आ रहे हैं हमारे पीछे। पुलिस वालों ने तो हमें डाल दिया। तो ये तुम लोग ये देखो, हर मुजरिम और हर पागल से ये पूछो ना तो वो यही कहता है कि मुजरिम कहता है मैंने जुर्म नहीं किया, पागल कहता है मैं पागल नहीं हूँ। अगर हम
मुजरिम होते वो होते तो हमारे पीछे पैसा भरा पड़ा हुआ रहता। आप घर जाके देखो आटे के बर्तन भी खाली है हमारे। पैसा तो होता है यार, लोगों से उधार मांग मांग के मेरा अब्बू पीछे आ रहे। अभी तक पता नहीं कितने पैसे इनको खिला चुके। बैंक का केस था हमारा, नाजायज़ एफआईआर की थी हमें शरीफाबाद के थाना हदूद। तो उसके बाद हमें जेल भेजा गया और वहाँ पर जेल लांडी जेल, उसके अंदर जो कराटा जेल है वहाँ पर मैम सब तशद्दुद किया जाता है। इतना तशद्दुद किया जाता है कि इंसानों को मारा जाता है। उसके बाद अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मारते हैं, उसके बाद मोबाइल देते हैं कि भाई पैसे मंगाओ। जो पैसे दे देते थे उसको साइड पे बिठा देते हैं, जो पैसे नहीं देते थे उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से ये अपील है कि ये जो अंदर जेल में ये माफिया काम हो रहा है, बराए मेहरबानी इसको ख़त्म किया जाए। वहाँ पर बहुत से गरीब लोग हैं जिन पर तशद्दुद किया जाता है रात दिन, ठीक है। सारा दिन बोलते हैं हाथ पीछे रखो और सर नीचे रखो, सारा दिन ऐसे बिठाया जाता है। अगर जो बंदा नहीं बैठता थोड़ा सा सर ऊपर करता है तो 6-7 बंदे, 6-7 नहीं बल्कि 16 बंदों की टीम है जो तशद्दुद करते हैं, मारते हैं। जो 20,000-30,000 दे देते तो उसको साइड पे बिठा देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो केस आप पर डाला गया है जी, जो आप कह रहे हो कि बेमानी है, जाली केस डाला जी, गया है, जाली केस डाला गया। कितना अर्सा हो गया इस केस को? इस केस को तकरीबन 16 तारीख को हमें मैम साहब उठाया था थाना शरीफाबाद के आई। अच्छा, हाजिर रहमान साहब जो शरीफाबाद के चौक इंचार्ज हैं, शरीफाबाद थाने के इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे बोला कि 50,000 रुपया दे दो। तो हमने बोला हम मजदूर, किस चीज़ का 50,000? जो ये केस हम के ऊपर डाला ना जाली, तो बोल रहे हैं मुझे 50,000 रुपया दे दो, मैं आपको छोड़ दूंगा, हाजिर रहमान साहब। तो हमने बोला भाई हम गरीब बंदे हैं, मजदूरी करते हैं, 700 रुपया दिहाड़ी उठाते हैं, तो हम आपको 50,000 कहाँ से देंगे। तो हमें ले गए वहाँ पे, हमारी एफआईआर कर दी और हमें जेल भेजा गया। और जेल में जो तशद्दुद करते हैं वहाँ पर 14-14, 15-15 बंदे और तशद्दुद हो रहा है जेल के अंदर, कराटा जेल में। शाह साहब अले वो जेलर है मैम साहब, वो जेलर है जहाँ वो कोई जेल का वो है। तकरीबन ये 16-17 बंदों का अंदर माफिया बना हुआ है और इतना तशद्दुद हो रहा है अंदर, इतना तशद्दुद हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो बंदों की मुझे आप बताएं, आप भी अंदर हैं? हाँ, ये मेरा बेटा है। अच्छा। मेरे को ले गए थे, लेकिन मेरे को बोलते थे आप चौकी मार के बैठो। मैंने बोला भाई मैं बूढ़ा बंदा हूँ, मैं चौकी मार के कैसा बैठ सकता हूँ। आपको क्यों लेकर गए थे? हाँ, ये एफआईआर में, और चौकी मार के बैठो, सिर नीचे करो। मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो रहा, अगर हमें गोली लगाते हो लगा दो, एक दफ़ा जान हमारी चली जावे, लेकिन हम ऐसा नहीं बैठ सकते। फिर हमारे को बोला पैसे मंगा के दो, तो वरना आप सूखे बैठोगे, नहीं तो हम मारेंगे। और इतना जुल्म हो रहा है, जो 24 घंटे बंदे को होता है, घंटा होता है, 2 घंटे होता है, तकलीफ़ देता है। जो इतना मैं बंदे देखे हैं जो 4-4 दिन से वो शोबे इतनी मजबूर होके बैठे हुए हैं, इतनी जुल्म कर रहे हैं। 14 बंदे हैं वो जेलर जो जुर्म वाले हैं। अगर पुलिस कूटे तो सही है, अगर जेल में अंदर जो मुजरम बंदे हैं वो कूट रहे हैं। जब रात का 9:30 बजे के बाद हाजिरी लगाई, उसके बाद सारे कैदी सो गए, तो उसके बाद मुझे उठाया, बोल रहे चलें आप फ़ोन करें, पैसे मंगाएं। तो मुझे मोबाइल दिया छोटा सा, मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने बोला भाई यहाँ पर बहुत तशद्दुद हो रहा है, बराए मेहरबानी करें आप जहाँ से भी पैसे मंगाते हैं तो इन्हें दे दें, तो हमें थोड़ा सुकून मिले यहाँ पे। तो उसके बाद हमें 20,000 रुपये हमने घर से मंगाया। 30,000 की बात हुई थी। शाह साहब है जो कराटा जेल के अंदर है, शाह साहब है वो तशद्दुद कराते हैं। तो हमने 20,000 रुपया मंगाया। उसके बाद हमें दारुल रहमान में छोड़ा गया। 2 दिन हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ। ये मेरे वाले साहब हैं, 2 दिन मेरे ऊपर तशद्दुद करते रह गए, रात दिन तशद्दुद कर दें। तो जब हमने 20,000 मंगाया तो उसके बाद हमें दारुल रहमान में दाखिल किया गया। कम से कम 1,07,000 रुपया मेरा लग गया है, खर्चा हो गया है। तो मैं बाहर आया हूँ, लेकिन 8 दिन मैं उधर पड़ा रह गया। ये मैं जरदारी को, हाजब जरदारी को मैं अपील करता हूँ, जो बहुत जुल्म कर रहे हैं, ये ताने वाले जो लोग हैं, यहाँ जायज़ लोगों के ऊपर एफआईआर काटते हैं, गरीब आदमी को। और जितनी जुल्म मेरे साथ कराटा जेल में हो जाए, मैं क्या बोल सकता हूँ। ये हुकूमत है, बहुत जुल्म कर रही है हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है। और थाने में जितनी जेल में मेरे साथ जुल्म हो जाए, मैं भी बोल के आ सकता हूँ तुम्हारे को। इतना जुल्म कर रहे हैं। आसिफ जरदारी को मैं अपील करता हूँ, जो ये जेल के अंदर जो है जितना जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म ख़त्म किया जावे। जो जब बंदा जेल के अंदर मुतल्लिक हो गया है
तो उसका बस वो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके ऊपर तासोबादी करते हैं, उसको मारते हैं। वो लोग मैं देखे हैं जो 4-4 दिन से ऐसे करके बैठे हुए हैं, जो गर्दन हिलाते हैं तो मोड़े मारते हैं, जो सोए हैं तो 4 आदमी सोए सुमा के उसके ऊपर 4 आदमी पहरेदार खड़े हुए हैं। जो बंदा ऐसा गिची हिलाता है उसको ऐसे ऊपर से मोड़े मारते हैं, लता लगाते हैं, कूटते हैं। मेरे बच्चे को ये सीने में मोड़े लगाए हैं और 2 दिन से मैं ये जो रोटी गिदा करता है तो इसको उल्टी आ जाती है। मैं दवाई लेके इसको दे रहा हूँ, तो इतना वो जुल्म कर रहे हैं लाठी जेल में। कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनका कहना ये है कि अगर बात करें जुडिशरी सिस्टम की तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारा ख़राब है। जब भी किसी को मुल्ज़िम ठहराया जाता है उसके पास ये बुनियादी हक होता है, ये इख्तियार होता है कि वो जो है वो अदालत से रुजू कर सके या जो है वो किसी अच्छे वकील के पास जाकर जो है वो अपने केस को जो है वो आगे बढ़ा सके और ये साबित कर सके कि वो जो है वो शख्स जो है वो बेगुनाह है। अब चलते हैं वकील के पास और उनके पास जाके जानते हैं कि क्या क्या मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ता है लोगों को, किस किस तरह के जुर्म जो हैं वो उनके सामने आते हैं और किस तरीके से वो उसका दिफा करते हैं। निज़ाम अदल के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट अब्दुल फताह चांडियो साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा निज़ाम अदल पर बात हो रही है, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सिटी कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग जो हैं वो आते हैं? देखें, ये डिपेंड कर रहा है कि दिन के हिसाब से आप कौन से दिन में आ रहे हैं। वैसे अमूमन जो हमारे यहाँ सिटी कोर्ट का जो रेश है तकरीबन 5 से 6 हज़ार जो है लिटिगेंट्स जो है डेली बेसिस यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से दिन आ रहे हैं। अगर फॉर सपोज़ अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे पे जो है अमूमन जो है वो फैमिली की मीटिंग्स होती हैं बच्चों के साथ, तो उस दिन पे जो है वो जो रेशो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो वालिदैन जो है अपने बच्चों से यहाँ मिलने आते हैं। और आम डेज़ के अंदर जैसे फ्राइडे है तो उस वक्त भी जो है क्वांटिटी कम होती है। वैसे एक नॉर्मली जो रेशो है तकरीबन 5 से 6 हज़ार यहाँ पे लिटिगेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे जो है अपने केसेस के हवाले से और मुख्तलिफ जो चीज़ें उनके हवाले से आते हैं। अच्छा, जब हम लोगों से बात करते हैं, हमने बात की उनसे, उनका कहना ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मुल्ज़िम हैं जो कि जिन पर अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो गलत हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें जो उस तरीके से हमारा जो है वो नहीं मिलता है हक बोलने का। तो क्या समझते हैं आप कि कहाँ पर जो है वो लैकिंग है? असल में देखें, हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम इस तरह से कि लोगों को जो है कानून के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह के जो है कानूनी मामलात होते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हम इंटरमीडिएट वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी एक जो है सब्जेक्ट शामिल होना चाहिए लॉ के हवाले से, ताकि हम अवेयरनेस दें। जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से हमारे जो आम शहरी हैं पाकिस्तान, उनको पता होना चाहिए कि उनके छोटे छोटे जो राइट्स कौन से। अगर जैसे आपने बात की कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं होता और केसेस चलते रहते हैं, तो इसकी मेन वजह ये है कि एक तो हमारे यहाँ लेक ऑफ जजेस है, जजेस बहुत सारे जो है कम जजेस हैं, इसलिए वो टाइम टेकिंग हो जाता है। दूसरा मसला ये कि हमारे यहाँ जो कानून बने हुए काफ़ी पुराने कानून हैं, तो उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसके अंदर भी तेज़ी की ज़रूरत है कि जो है वो चीज़ें तेज़ी हों। अब जो बिगनिंग ऑफ द केस होती है वो होता है आयु से, जो है जब भी एक एफ़आर कटती है, एफ़आर कटने के बाद जो एक तफ्तीशी ऑफिसर जो है मुकर्रर होता है, फिर जो है वो पूरी चीज़ें मुकम्मल करके कोर्ट में जमा करवाता है। तो जो इसमें सिर्फ कोर्ट का जो है रोल नहीं है, इसके साथ साथ उन थानों का भी रोल है जहाँ पे एफ़आर लॉन्च होती हैं। जो वहाँ के तफ्तीशी ऑफिसर होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो अपनी जब तक वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं करेंगे तब तक जो कोर्ट आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि कोर्ट और वकील ये सारे मातहत होते हैं थानों के। जब तक वो अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो कोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसके अंदर लाजमी बात है इन्वेस्टिगेशन तब बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी जब जो है उसके अंदर विटनेसेस होंगे, एविडेंस होगा और जो है शवाहिद होंगे, तो तब आगे जो है वो चलेंगी। और ये भी डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से केस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर सिंपल केस होता है, फॉर सपोज़ कोई लड़ाई झगड़े का, तो वो तो फ़ौरन ही यहाँ पे हल हो जाते हैं। और अगर कोई बड़ा केस है, लाजमी बात उनकी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बहुत बड़ा होता है, उनको डिफरेंट एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से केस पे जो है वो टाइम ले रहा है। और एक थोड़ा सा इसके अंदर जो मेन चीज़ है, ये जो हमारे जो अंदर बैठे हुए हैं MNAs MPs, उनको भी चाहिए कि जो हमारे कवानीन हैं उनके अंदर जो है रिफॉर्म्स लेकर आए, उनके अंदर अमेंडमेंट्स करें, ताकि जजेस को और ख़ास करके वकला को जो एक आसानी हो जाए एक फास्ट उसको चलाने के लिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हम बात करें कि जजेस की तादाद कम है, उसके बाद अगर वकला के किरदार की बात आती है तो ये बात भी सामने आती है कि कुछ वकला जो हैं वो अपनी फीसेस के चक्कर में जो है वो केस को जो है वो प्रोलॉन्ग कर देते हैं।
डिले टैक्टिक्स जिसको हम कहते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं देखिए, इस तरह से नहीं होता। ये काफ़ी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लिटिगेंट्स के और लॉर्ड्स के दरमियान। तो इसमें जो है मेन किरदार जो एक तो जजेस का होता है। देखें, हम तो यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं, केस के अंदर अपीयर भी होता है। बाकी रही जहाँ तक फ़ीस का मामला, ये उनका पर्सनल मैटर होता है। कुछ जो है वो क्लाइंट्स भी इस तरह के होते हैं कि वकील के साथ कमिटमेंट करते हैं कि हम इतनी फ़ीस आपको देंगे, जो कि वो नहीं दे पाते बाद में। तो लाजमी सी बात है, वकील भी जो है देखें, यहाँ पे कोई वकील फ़िक्स अमाउंट पे काम नहीं करता। हम भी लिटिगेंट से लेकर अपने जो है मामला चलाते हैं। जब तक वो हमें पैसे नहीं देंगे तो वकील जो है कमाते ही लिटिगेंट से है। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। इससे पहले मैंने आपको कहा कि जो है इसके अंदर लॉ के रिफॉर्म्स होने चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि लिटिगेंट्स को पता चले कि जो उसका वकील कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। थोड़ा सा उसको भी वेल नोन होना चाहिए, कानून के बारे में भी, कोर्ट के प्रोसीजर में भी जो है वेल नोन होना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि मेरा केस किस तरफ से जा रहा है। वकील तो देखें, आप वकील को जब पैसे देते हैं, जब हायर करते हैं, वो डेफिनेटली आपका काम करता है, आपको जज के सामने प्रेजेंट करता है। पूरे असल में वकील होता काउंसल है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन करता है, क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन करता है। जो क्लाइंट्स के ऊपर एलिगेशंस हैं या क्लाइंट की बातें, वो आपकी बातें आगे फॉरवर्ड करता है। भाई जहाँ तक रहा फ़ीस का मामला, ये क्लाइंट का और वकील का पर्सनल होता है। तो इसके अंदर ये तो हर तरह के लोग हर प्रोफेशन के अंदर मौजूद होंगे। पुलिस का रोल होता है, जब हम आईओ से बात करते हैं वो वकील पर डालता है, जब हम वकील से बात करते हैं वो आईओ पर डालता है। देखें, असल में जो हमारे CRPC के अंदर प्रोसीजर दिया गया हुआ है, अगर देखें प्रोसीजर ये है कि आपको आईओ को, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 15 दिन के अंदर उसकी तफ्तीश मुकम्मल करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी है, जो कि यहाँ पे सालों साल लग जाते हैं। अगर फार सपोज अगर किसी का मर्डर हो जाए तो कम से कम 3-3 साल तक भी हमने देखा है कि वो केस वहीं पे पड़ा होता है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती। जब तक वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होगी, जब तक जो है केस नहीं चलेगा। देखें, इसमें सिर्फ कोर्ट का मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा काम होता है। कोर्ट तो ये देखती है कि फॉर सपोज आप एक डेट पर आते हैं, आपका वो फ़र्द जुर्म आयद करते हैं, अगर आप मानते हैं कि भाई मैंने जुर्म किया है तो केस वहीं पर डिसाइड हो जाता है। अगर फॉर सपोज आप कहते हैं भाई मैंने जुर्म नहीं किया, मैं इस केस को चलाना चाह रहा हूँ, तो तब जो है केस आगे बढ़ता है। तो इसके अंदर प्रोसिक्यूशन जब तक विटनेस नहीं देगी, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जो भी केसेस होते हैं उसके अंदर सरकार जो स्टेट वो जो है वो मुद्दई होती है, कंप्लेंटेंट होती है, वो सरकार के गवाह कोर्ट में पेश ही नहीं होते। अब लाजमी बात है, अगर एक तारीख पे अगर एक गवाह नहीं आता तो लाजमी बात है जज उनके खिलाफ कोई वारंट इशू करता है, फिर सेकंड वारंट, थर्ड वारंट। तो इस तरह से जो है जज का काम है वारंट इशू करवाना और वकीलों का भी ये काम है। लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, अगर एक गवाह नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो पुलिस का काम है कि वो रिपोर्ट दे किस वजह से वो गवाह केस के अंदर नहीं आ रहे। और जब तक गवाह नहीं आएंगे तब तक जो है पॉसिबल नहीं है कि आपका केस चले। तो इसमें मेजॉरिटी में जो है प्राइवेट विटनेस बहुत कम होते हैं, सारे जो है फॉर्मल विटनेस होते हैं, सारे जो है विटनेस जो है पुलिस के विटनेस होते हैं। उसके अंदर पुलिस खुद भी मुद्दई होती है, खुद ही गवाह होती है, खुद ही मुशीर होती है। जब तक पुलिस अपने विटनेस पेश नहीं करेगी तब तक कोर्ट की प्रोसीडिंग तो चल ही नहीं सकती। तो वकील भी लाजमी बात है, जब विटनेसेस मौजूद होंगे और पुलिस पेपर्स मौजूद होंगे, लीगल जितनी भी प्रोसिक्यूशन का काम है अगर वो मौजूद होंगे तो वकील तो डेफिनेटली केस चलाएगा। यहाँ पे गवाह चलाने में ज़्यादा कोर्ट में आधा घंटे के अंदर एक गवाह चल जाता है। और एक नॉर्मल केस के अंदर 3 से 4 विटनेस होते हैं। अगर हम उसको 4 तारीखों पे डिवाइड करें तो 4 डेट का केस होता है। फिर लास्ट में आके उसका मुल्ज़म का बयान होता है, फिर उसके बाद जो है वो आखिरी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वकील के, उसके बाद आपको फैसला देना होता है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है ही नहीं। तो उसके अंदर मेन जो डिले का जो किरदार अदा करे वो प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस कर रही है। तो पुलिस भी जो है प्रॉपर जो उनको प्रोसिक्यूशन वालों को वो चीज़ें प्रोवाइड करते ही नहीं है। एक नॉर्मल अगर छालिया का केस है उसके अंदर भी जो है 3-3 महीने लग जाते हैं कि जब तक वो चालान है, चालान नहीं आएगा तो मैजिस्ट्रेट या कोई ADJ वगैरह DJ वगैरह केस चला ही नहीं सकता जब तक आप उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं कर सकते। ये कानून कह रहा है कि जब तक आप जो है कंसर्न मैजिस्ट्रेट के साथ अगर चालान पेश नहीं करते तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा, ये जैसे आपने बात की जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, छोटे मोटे तो खैर नहीं, कोई भी केस नहीं होता, लेकिन अगर जैसे हम मंशियात के हवाले से बात करें कि आप मंशियात कोई इंसान बेच रहा है या कोई जो है वो फ़रोख्त कर रहा है या कोई कर रहा है नशा, उस केस में क्या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होती है? और ये जो जाली मुकाबलों का कॉन्सेप्ट है ये क्या है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ऐसे केसेस भी हैं कि जाली मुकाबले में हमारा नाम डाल दिया, हम तो घर में सो रहे थे, हम उठ कर आ गए। इन सारे केसेस पर आप क्या कहते हैं कि झूठे केसेस बनाए जाते हैं? बिल्कुल बनाए जाते हैं, पुलिस की तरफ से बनाए जाते हैं। भाई जहाँ तक रहा आपका कि ये मंशियात के केसेस वगैरह, ये डिपेंड कर रहा है कि एक मुल्ज़िम से कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ें बरामद हो रही है। अगर फॉर सपोज़ अगर एक मुल्ज़िम से 100 ग्राम चर्स अगर बरामद हो रही है तो उसकी सज़ा कम है। अगर उसकी जगह पे अगर 500 ग्राम उससे बंदे से अगर वो चीज़ एक रिकवर हो रही है उसकी सज़ा अलग है। तो ये कैटेगराइज़ की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके अंदर चर्च के अंदर या जो मंशियात के अंदर वो सज़ा है वो 15 साल की सज़ा है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर जो ये चीज़ें उस मुल्ज़िम से बरामद हो रही है।
बाकी जहाँ तक रहा पुलिस मुकाबलों का, तो देखिए हमारे यहाँ सबके सामने जो है ये पुलिस का जो है वो रोल किरदार सबके सामने कि अगर आप एक जेन्युइन मैटर लेकर जाएं तो आप कभी भी आपकी एफआईआर नहीं करते जब तक जो कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस ना आए। तो इसमें तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि जो है वो पुलिस इस तरह से नहीं की। अगर हमारी पुलिस अगर प्रॉपर अगर इस पर काम करना शुरू कर दे, अगर वो जाली एफआईआर को छोड़ के जो जेन्युइन मैटर्स के ऊपर फोकस करे, तो मैं समझता हूँ को कोर्ट का तो 50% काम जो है वो थाने करते हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे। तो इसमें इसके अंदर पुलिस का बड़ा रोल है। बाकी डेफिनेटली यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खास करके आपको पता है हमारे सिंध के जो है पुलिस का हाल है, तो वो सबके सामने वो प्रॉपर करते ही नहीं परसू केस को, एफआईआर तो काट देते हैं लेकिन उसके बाद जो वो चीज़ें नहीं करते। बहुत सारे से जाली मुकाबले हैं, आपने भी अक्सर सुना होगा न्यूज़ में कोई बात आती है कि फ़लाना चौकी पे फलाने को रोका और रोका नहीं तो उसको मार देते हैं, तो उसके बाद जो उसके ऊपर वो केस डाल देते हैं कि फ़लाने केस के अंदर ये इन्वॉल्व था, हमने इसको मार दिया। तो इस तरह की बहुत सारी जो स्टोरीज होती हैं वो पुलिस खुद नरेट करके उनके अंदर करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो किसी की अगर प्राइवेट बंदों की आपस में दुश्मनी होती है तो पुलिस का जो है जाके वो सहारा लेते हैं और पुलिस के थ्रू ये सारी चीज़ें करवाते हैं। अच्छा, लास्ट में ये बात भी बता दीजिएगा कि हम लोग जैसे जितने भी मुल्ज़िम हैं जिन पर अभी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई हैं उनके केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उनका ये भी उनकी तरफ से एक शिकवा आता है कि उनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर होता है जो उनको फेस करना पड़ता है, चाहे जेलों की बात कर लें, चाहे अदालतों की बात कर लें, चाहे जजेस के सामने बात कर लें, चाहे वकला की बात कर लें। क्या समझते हैं इस बिहेवियर पर कि ये बिहेवियर क्यों है, कैसे इसको ख़त्म होना चाहिए और ये कैसे ख़त्म होगा? देखें अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बाकी जहाँ तक रही उनकी बात, देखें इसलिए जो भी अगर केस आता है तो उसमें जो हम अल्फाज यूज़ करते हैं या अक्यूज़ करते हैं या मुल्ज़िम यूज़ करते हैं कि जब तक उसके ऊपर जो है चार्ज फ़र्द गिरफ्तारी या फ़र्द जो है आयद नहीं होती तब तक वो मुल्ज़िम रहता है। जब उसके ऊपर प्रूव हो जाए तो फिर उसके बाद जाके मुल्ज़िम रहता है। तो हमारे यहाँ ना कानून में ऐसी कोई चीज़ है कि हम उसको जो है पहले से डिक्लेयर कर दें कि ये मुजरिम है या जो इस तरह से, लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ कानून में ये चीज़ है कि जब तक वो उस पर अनटिल अनलेस अगर उसके ऊपर प्रूफ नहीं हो रहा था ये इनोसेंट पर्सन होगा कोर्ट के सामने भी। बाकी जहाँ तक जेलों का ताल्लुक है तो डेफिनेटली अब देखिए हमारे यहाँ कराची के अंदर 2 जेलें, एक सेंट्रल जेल है, दूसरी लांडी जेल है। और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि उतने आप मुल्ज़िमों को जो ऐड करते जाएँ। तो एक तो ये तो इनके अंदर डेफिनेटली देखें जब तक कानून के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक ये जितने भी मसले हैं या जितने भी सवालात हैं उठते रहेंगे। तो इसके अंदर जो है पुलिस का देखें हम बात घूम फिर के वहीं पुलिस पे आ रही, क्योंकि जेल भी जो है वो पुलिस वालों के हवाले होते हैं, उनके जेल सुपरिटेंडेंट्स वगैरह अगर क्वांटिटी कम है या स्पेस कम है उनको बढ़ाना उनका ही काम है। अगर आप फ़ॉरेन में देखें तो वहाँ पे प्रॉपर मुल्ज़िमों की ग्रूमिंग करते हैं। अगर कोई बंदा किसी जुर्म के अंदर आता है तो उसको बिल्कुल उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल उसके ऊपर काम करते हैं, तब जो है मुल्ज़िम अगर यहाँ से निकल के अगर बाहर जाए तो एक अच्छा शहरी बने। हमारे यहाँ जितने भी मुल्ज़िम अगर जेलों के अंदर जाते हैं जब बाहर निकलते हैं उससे डबल जो है वो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है बोलिए बाद में जी रिफॉर्म्स होने चाहिए। और एक जो है उनका बड़ा रोल है, जेल वालों का बड़ा रोल है कि उनके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जब वो अपने उस क्राइम से उसको सज़ा जो है पूरी करके जब बाहर निकलें तो एक अच्छे शहरी बने, एक मुस्बत जो है अपना किरदार अदा करें। जी बहुत शुक्रिया। अदालती निज़ाम के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे और उसके लिए हमारे साथ जो है वो अब्दुल फ़ताह चांडियो साहब मौजूद थे जो कि इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि ज़रूरत इस बात की है कि जजेस की तादाद जो है वो थोड़ी कम है, उनको बढ़ाना चाहिए। और एक दिन में अगर आप 40-50 केसेस सुनते हैं तो ये ह्यूमनली आई थिंक पॉसिबल नहीं है कि एक जज जो है वो 40-50 जो है केसेस वो एक ही दिन में सुने। तो जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए। बाकी जो भी छोटे मोटे मसाइल हैं या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पेंडिंग पे, तो उनके लिए मेरे ख्याल से अगर डिफरेंट छोटी छोटी कोर्ट्स बनाई जाएं और उनमें जो है वो उन मसाइल को या उन केसेस को सुना जाए, उनको स्पीडी मतलब जाया जाए उस तरफ के इन मसाइल को जो है वो जल्दी से हल करें, तो शायद हो सकता है कि ये जो पेंडिंग फाइल्स का पहाड़ है ये थोड़ा सा कम हो सके। निज़ाम अदल पर बात कर रहे हैं हम लोग और इसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब जो कि हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और बैरिस्टर भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो इतना सुस्त रवि का शिकार आखिर क्यों है? देखिए ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इसमें कोई मजाका मतलब वो नहीं है कि कोई झूठ नहीं है कि वाकई ये बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। और ये आज से नहीं है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ही कह रहे हैं कि उस ज़माने में हम बचपन में जब पढ़ते थे स्कूल में तो कहते थे कि यहाँ पाकिस्तान में अगर
मुकदमा लड़ना हो तो सोने के हाथ चाहिए और लोहे के पाँव चाहिए। सोने का हाथ मतलब कि आपका ख़र्चा इतना ज़्यादा, और लोहे के पाँव कि आप चल चल कर थक जाएंगे, यानी वरना वो ऐसे आपके दूसरे जूते घिस जाएंगे। लोहे के चाहिए। तो ख्वाजा साहब, ये हम देख रहे हैं, जैसे आपने बात की कि ये आज का नहीं है सुस्त रवि का शिकार, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इतना टाइम होने के बावजूद भी हमने देखा नहीं है कि कोई इस्लाहात की हो, इस निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की गई हो। इस्लाहात होती रही हैं और वक्तन फ़वक्तन, लेकिन हुआ ये कि जो भी हाकिम वक्त था उसने इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात नहीं की, उसने इस्लाहात हासिल की अपना मकसद हासिल करने के लिए। कभी आया सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक्ट, उसके स्पेशल जज बना दिए गए, ये स्पेशल एक्ट है, उन्होंने कहा इट ओवर राइड्स ऑल अदर लॉज, पीनल कोड को भी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी, और उन्होंने अपना सारा सिस्टम बना दिया। मकसद क्या था कि उस वक्त के हाकिमों ने जिन लोगों को सज़ाएँ करवानी थी उनका केस सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कोर्ट में दे दिया जाता था। 92 का जब ऑपरेशन हुआ, MQM के सारे केस STA कोर्टों में चलते थे, हम सुबह से शाम तक वहाँ बिजी रहते थे। आसिफ जरदारी साहब के जितने केस थे, मुर्तज़ा भुट्टो वाला केस भी, ये सारे STA की अदालतों में चलते थे। फिर और इसमें मज़ीद ही आता था कि जी ये बड़ा डेंजरस मुलज़म है, इसका केस जो है जेल के अंदर चलेगा। आसिफ का केस चलाने के लिए हम लांडी जेल जाते थे। लांडी जेल यहाँ से 30 मील है। मैं भी जाता था, जज भी जाता था, सारे गवाह भी जाते थे, प्रोसिक्यूटर भी जाते थे, बल्कि मैं अपनी गाड़ी में भर के ले जाता था गवाहों को और उनको सबको वहाँ के लिए। तो ये पोजीशन थी। नहीं तो आपको क्या लगता है? तो मेरा मकसद ये है कि जिसने भी अमेंडमेंट्स की और इसमें तब्दीली लाने की कोशिश की, नेक नीयत से नहीं की, बल्कि वो अपना मकसद हासिल करने के लिए कि हम किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा बंद रखें ताकि उनकी ज़मानतें ना हो और उनको सज़ाएँ दिलवाएँ, ठीक है, तो उस मकसद के तहत किया। जैसे ही उस हाकम की हुकूमत बदली, वो कानून भी साथ ही ख़त्म हो गया। ये सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कोड था। फिर इसने नवाज शरीफ साहब ने अपने ज़माने में एक बनाया था, वो भी कोर्ट था कि जी 2 हफ्ते के अंदर फैसला हो जाएगा सज़ाए मौत का, तो वो तो कोर्ट ही फेल हो गया। उसमें पहले जज थे अब्दुर्रहमान शाह साहब, उन्होंने पहले 2 केस बरी कर दिए। पुलिस ने कहा भाई ये तो गलत बात है, 10 दिन में मुल्ज़म ही वापस आ गए हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि कोई भी अमेंडमेंट अगर हुई भी है तो वो जो भी आया है, जितना टेन्योर वो विद मैलाफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव्स की गई है, यानी नेक नियति से नहीं की गई। अगर एक भी अमेंडमेंट नेक नियति से की जाती तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते। वो बुरे रिजल्ट आए, जिनको सज़ा दिलानी थी उनको दिला दी, जिनको जेलों में रखना था 8-8 साल जेल में रख के बाद में बरी कर दिया, बोला सबूत नहीं है। अब जैसे नैब आई, तो नैब भी क्या है, बेसिकली इट्स एन एंटी करप्शन लॉ। ऑलरेडी एंटी करप्शन के कवानीन मौजूद हैं और एंटी करप्शन की अदालतें हैं। अब उसके ऊपर एक सुपर अदारा आ गया नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। उससे पहले आ गया था सैफुर रहमान का एहतसाबुर रहमान भी कहते हैं उनको, तो वो उनका आ गया था। उसी को एज इट इज़ मुशर्रफ साहब ने नैब कर दिया। अब वो नैब में मज़ीद चीज़ें आती रहती हैं। अच्छा, ये जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब किसी भी मुल्ज़िम को जो है वो उसका केस प्रोलॉन्ग करने के लिए, ये आप समझते हैं है ऐसा होता है? जी, मुल्ज़मान भी इस्तेमाल करते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स, और प्रोसिक्यूशन तो करती है। प्रोसिक्यूशन का मकसद ये होता है कि मुल्ज़म जो है ये बेल पे ना आए, अंदर पड़ा जाए और कच्चों में ही 5 साल गुजार दे, ताकि वो उनको रिज़ल्ट जो है ना आए। वो उस वक्त से वो IO भी बदल जाते हैं, वो पुलिस वाले भी बदल जाते हैं, वो SHO भी बदल जाते हैं। 5 साल के बाद नए IO होते हैं, नई पुलिस होती है, नए लोग होते हैं। अब वो अगर बरी हो गया तो इतने में वो इंस्पेक्टर से DSP बन गया होता है या SP बन गया होता है, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है। नहीं तो इस तरह ये जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, आपको क्या लगता है? मुल्ज़म जो है वो इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है कि केस लंबा हो जाएगा, गवाह मर जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, गवाहों को तोड़ लेगा, या फिर ये होगा कि मुद्दइयों से कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। वो लंबा करता है इसलिए ताकि फ़ैसला ना हो, क्योंकि उसे पता होता है कि फ़ैसला हुआ तो मैं सज़ा खा जाऊँगा, और सज़ा खा गया तो फिर कन्विक्टेड हो जाऊँगा, इसलिए वो लंबा करता है। और प्रोसिक्यूशन वाले इसलिए लंबा करते हैं कि रिजल्ट ना आए, मुल्ज़म पड़ा रहे। अच्छा, मुझे बताएं जजेस पे कितना प्रेशर होता है, क्योंकि जिस तादाद में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके या जो भी जजेस पे काम का बहुत प्रेशर होता है,
और काम के साथ साथ माहौल का भी बड़ा सख्त प्रेशर होता है। आप अगर सिटी कोर्ट में जाके देखें, छोटे छोटे कमरों में कोर्ट बने हुए हैं, और आजकल तो फिर कम हो गई है। पिछले साल जून में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। इतनी आवाम वहाँ आती थी, बंद कमरे, अंदर पसीने की बदबू और हालत ख़राब, जज साहब की भी हालत ख़राब, पसीने बह रहे हैं, गवाहों की भी हालत ख़राब, सारे आपस में एक दूसरे को ही देख रहे होते थे। तो जजेस जैसे हम आज प्रोग्राम कर रहे थे तो उसमें हमने जब बात की तो कहना यही है लोगों का कि जज पर जो है वो एक दिन में कुछ 40-40 केसेस आप देखें हाई कोर्ट में जो कॉज लिस्ट सुबह आती है, एक जज साहब के पास 60 केस लिखे होते हैं। तो आप 60 की सिर्फ हाजिरी लगाते जाए, 2-2 मिनट लगते हैं, तो हाजिरी लगाने में तो 60 में 120 मिनट तो इसी में चले जाते हैं। अब वो केस सुनेंगे कब, उसको चलाएंगे कब, फिर उसका फैसला कब लिखेंगे, बहुत प्रेशर है। नहीं तो आपको क्या लगता है जजेस की कमी है हमारे जजेस की कमी है, तादाद कम है, बहुत बहुत, और केसों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि बस वो फिर ये है कि एक जज रखने के लिए बड़ा बजट चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ जज नहीं होता, उसका स्टेनो होता है, फिर उसका पेशकार होता है, उसका स्टाफ होता है। एक जज साहब को अपॉइंट करने के लिए 12 बंदे और अपॉइंट करने पड़ते हैं। फिर वजारत ख़जाना लिख के भेज देती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, एक जज हायर करने के पैसे नहीं है हमारे पास। नहीं। और उसके अलावा अगर इस तरह के जैसे आपने बात की, अभी हम देख रहे हैं जेलें भरी हुई हैं, जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केसेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, उनको बस तारीखें मिल रही हैं। तो आपको लगता नहीं है कि एक जज को या जजेस हायर करना ज़्यादा आसान होगा हुकूमत के लिए एज़ कम्पेयर टू इतने सारे मुजरिमों को जो रोज़ खाना खिलाना? हाँ, इतने सारे मुजरिमों को खाना खिलाना या उनकी देखभाल करना या उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इससे बेहतर नहीं है आप जजेस ही रख लें? वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्यों नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं रखे जाते हैं? बस यही एक वजह है कि हमारे पास बजट नहीं है या कोई और रीज़न? नहीं, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। बाकी क्या समझ नहीं आता कि अरबाब इख्तियार क्यों जजेस नहीं बढ़ाते। बढ़ाने की ज़रूरत है, ज़्यादा जजेस हों ताकि फैसले जल्दी हों, सुनवाई ज़्यादा हो। जैसे वैसे ख्वाजा साहब, आपको लगता नहीं है जिस तरीके के आजकल हम लोग देख रहे हैं अदालती निज़ाम है, जिस तरीके के फैसले आते हैं, मतलब बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन बिल्कुल कानून की धज्जियाँ बिखरती हुई नज़र आती हैं। मतलब बिल्कुल अदालतें जो हैं वो एक मजाक बन के रह गई हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। पिछला जो 13 महीने की PDM की गवर्नमेंट थी, इसमें आप ये कह सकती हैं कि सचमुच उन्होंने अदालतों का एक मजाक बना दिया था कि बैठ के मुजरिमान पार्लियामेंट में वो फैसला कर रहे हैं कि जजों को सज़ा क्या दें। वो जजों के लिए बैठ के कानून बना रहे थे कि जजों ने कैसे बेंच बनानी है, जजों की पावर कैसे कम की जाए, जजों की तादाद किस तरह कम की जाए और बेंच किस तरह से बनाएं। ये सारे फैसले बैठ के मुल्जमान कर रहे थे, जो कि खुद सारे मुल्जम थे। वो पार्लियामेंट के मेंबर थे। वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, लिहाजा उन्होंने पूरा मजाक उड़ाया हुआ था। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने इलेक्शन की डेट दी, आज तक वो डेट पे तो कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। यानी पहली दफ़ा हमने अपनी लाइफ में देखा कि मुझे 45 साल हो गए वकालत करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद ना हुआ हो और फिर भी कुछ ना हुआ हो। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि ये जो कानून साजी हुई और ये जो आइन को साथ लेकर चल रहे हैं हम, ये जो अदालती निज़ाम है, कितना पुराना निज़ाम है ये पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान तो सबसे जब से बना है तो उस वक्त से चल रहा है। बाकी ये जो है हाँ, मतलब हम अंग्रेजों के दौर का वही उन्हीं का हम लोग कॉपी पेस्ट किया हुआ है, हमने उसी को टेकअप कर रहे हैं। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी वही है और पाकिस्तान पीनल कोड भी वही है और दूसरा जो सिविल प्रोसीजर कोड वो भी वही है। ये 1800 के बने हुए ये तीनों एक्ट्स जो है 1800 से 100 से हम बस यही फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ, मतलब इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए? हाँ। इन्होंने नए जो कानून मैंने बताया ना बनाए, खास तौर पे क्रिमिनल लॉ में, तो CPC में तो कोई भी नहीं बनाया, वो तो एज इट इज चल रहा है। क्रिमिनल लॉ के जो बनाए हैं इन्होंने कानून, तो वो सारे मेलाफाइड थे और जैसे जैसे हुकूमतें बदली वो कानून ही खत्म हो गए। और ये जो हम देखते हैं कि वकला की एक बहुत, जैसे ही जिस भी कोर्ट चले जाएं आप, हम देखते हैं वकला की एक बहुत बड़ी तादाद हमें नजर आती है। वो इसलिए अभी क्या हुआ है, खास तौर पे कराची में बेशुमार नए लॉ कॉलेज। जब हमने पढ़ा था कराची में एक SM लॉ कॉलेज होता था, एक इस्लामिया लॉ कॉलेज था और एक उर्दू लॉ कॉलेज था। टोटल 3 लॉ कॉलेजेस होते थे और हर कॉलेज से हर साल 150-150 या 200 लड़के पास करके निकलते थे। यानी पूरे कराची में
600 वकील नए आते थे, उसमें से 200-250 तो कंपनियों में लॉ ऑफिसर लग जाते थे, बाकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में 40-50 आते थे, बाकी कुछ बाहर चले जाते थे बार लॉ के लिए, इस तरह से। अब क्या हुआ है कि यहाँ बहुत से लॉ कॉलेजेस खुल गए हैं। जैबिस्ट है, वो लंदन का यूनिवर्सिटी का LLB का कोर्स करा रहा है, एक पता नहीं कौन क्या है, लिकोल है, 2-3 अदारे और हैं सारे। अच्छा, हमदर्द लॉ कॉलेज खुल गया है, वहाँ से भी 200-250 लड़का हर साल आ जाता है। तो एक साल में कराची में समझे कि मेरे अंदाजे से 1500 नए वकील आ जाते हैं। तो इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कोर्टों में, हमारे बार रूम में, हमारे हाई कोर्ट में पार्किंग की जगह नहीं रही। मतलब इतने वकील हो गए हमारे पास, जज है नहीं हमारे पास। मैंने एक क्लाइंट को भेजा था वहाँ सिटी कोर्ट, वो कहता है सर यहाँ तो सारे वकील है, कोई क्लाइंट नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, आप बताइएगा ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है कि अदालती निज़ाम को, मतलब बिल्कुल आखिर में बता दें कि अदालती निज़ाम को बेहतर करने के लिए कि ये जितने भी हमारे पास एक केसेस का पहाड़ लगा हुआ है कि इनको हल हो जाना चाहिए, ये हल नहीं होते, इतने लंबे लंबे चलते हैं, क्या क्या हमें मुमकिन जो है ना वो काम या इकदाम करने रहते हैं। हमारे आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस आए थे, बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने मॉडल क्रिमिनल कोर्ट्स निकाले थे और वो कोर्ट्स अभी तक चल रहे हैं। वो कहते थे कि 7 दिन में वो कोर्ट एक केस उठाएगा, हर रोज वही केस चलाएगा, 7 दिन में उसका फैसला होगा और उस कोर्ट में जो वकील होगा वो गैर हाजिर नहीं हो सकता। और अगर उसका किसी और कोर्ट में केस लगा हो तो उस कोर्ट में वो बता दे कि आई एम बिजी इन मॉडल कोर्ट, तो उसको उस कोर्ट से छुट्टी मिल जाएगी उस दिन। तो वो उनका निज़ाम है, अभी चल रहा है। वो काफ़ी उन्होंने फ़र्क पड़ा है, बहुत डिस्पोजल हुआ है, कोई सजाएं भी हुए हैं, लोग बरी भी हुए हैं, मॉडल कोर्ट्स अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के रिफॉर्म्स होते रहें तो काम बेहतर हो जाएगा। उसको कहते हैं एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ ख़ास तौर पे क्रिमिनल केसेस। तो आपको लगता है कि बेहतरी इसी में है कि इस तरह रिफॉर्म्स होते रहें। और मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए ना उसमें ज़्यादातर आपको पता है कि कानून का कोई ना कोई अंसर शामिल होता है। हमने देखा है कानून हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन उन कवानीन पर अमल कराना बहुत मुश्किल है, उन कवानीन को फॉलो कराना बहुत मुश्किल है। और अगर इंसान चाहते ना चाहते हुए अदालत में फंसी जाता है तो वो बेचारा सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना लगाता रहता है अदालत के, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब ये जाली केसेस के बारे में आपका क्या कहना है? बनते हैं झूठे केसेस की भरमार है और ख़ास तौर पे पुलिस को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और इसमें यह है कि जब कोई केस बरी हो किसी आईओ का और उसमें साबित हो जाए कि इसने झूठा केस बनाया था तो ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड, और ना सिर्फ प्रोसिक्यूट किया जाए बल्कि उसकी पेंशन में से और उसके अपने जो फंड्स मिलेंगे उसको उसमें से पैसे काटे जाएं कि जो खर्चा हुआ है उस केस के ऊपर हुकूमत का उससे लिया जाए, उस आईओ से। और मुलज़म की फैमिली को भी थोड़ी सी कंपनसेशन दिलवाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस किस तरीके से जो है वो अदालती निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। हमारा अदालती निज़ाम जैसे हम बात कर रहे थे पूरे प्रोग्राम में आज भी कि अभी से नहीं है, ये पहले से शुरू से ही ऐसा है कि इतना सुस्त रवि का शिकार है कि अब जो है हालात वहाँ उस नहज पर पहुँच गए हैं कि अब वकला ज़्यादा नज़र आते हैं हमें अदालतों में, क्लाइंट्स कम नज़र आते हैं। जजेस की कमी है, जजेस की कमी को पूरा करना चाहिए क्योंकि जब तक जजेस नहीं होंगे हमारे पास जराइम के फ़ैसले जो हैं वो नहीं हो पाएंगे और जो है केसेस जो हैं वो डिले होते ही जाएंगे। तो मैं थी आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।